मेरे प्यारे साथियों, कक्षा 10 का एग्ज़ाम आपको 14 फरवरी से होने वाला है, आपको पता होगा। तो आज हम ये बात करेंगे कि आज जैसे आपका 5 जनवरी हो गया, आपको एग्ज़ाम का मात्र 30 डेज बचा है। तो 30 डेज में मात्र कैसे हम पढ़ें कि आपको ईज़िली 400 मार्क्स गेन हो जाए, क्योंकि लास्ट समय में ही जो आप पढ़िएगा वो आपका रहेगा आपके पास। आप क्या किए उतना दिन, 1 ईयर क्या किए, वो मायने नहीं रखता है दोस्तों। तो बस आपका ये 30 डेज का मेहनत ही आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स दिलाएंगे। तो 30 डेज आपको कैसे पढ़ना है, क्योंकि आप सारा चीज़, अगर कोई भी स्टूडेंट्स अगर नहीं पढ़े हैं, पूरा सिलेबस नहीं भी पढ़े हैं, तो कोई बात नहीं, आप ये 30 डेज पर डे मेहनत कीजिए। 8 से 10 आवर्स पर डे पढ़िए। हम गारंटी लेते हैं कि आपको 400 प्लस मार्क्स आएगी। तो आपको कैसे पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, तो इसकी हम डिटेल से जानकारी करेंगे अपने चैनल R2R सॉल्यूशन पे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में, जो आपके सहपाठी है, जो आपके प्रिय मित्र हैं, उनको शेयर करें कि कैसे उनको तैयारी अच्छा हो सके, क्योंकि वो भी अच्छा मार्क्स ले आए। अच्छे मार्क्स लाइएगा तो इन द फ्यूचर आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। उसके बाद आपको अच्छे फील्ड में जाने का मौका मिलेगा। फिर आपके लिए परिवार में अच्छा माहौल मिलेगा, मम्मी पापा आपसे खुश होंगे। अच्छे मार्क्स लाने से आपके पूरा समाज में आपका नाम होगा। देखते होंगे कि किसी स्टूडेंट्स का अच्छा मार्क्स आता है, पूरे मतलब टोले मोहल्ले में मतलब होने लगती है कि उसको इतना मार्क्स आया, उसको इतना मार्क्स आया। तो इसलिए आप 30 डेज प्लीज़ अच्छे से बैठ करके 8 to 10 आवर्स पर डे पढ़ें और अच्छा मार्क्स लाएं। और हाँ, मेरा गाइडेंस फुली रहेगा। इस चैनल से आपको सारा चीज़ बताया जाएगा कि आपको कैसे कैसे पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट। 30 डेज का ये प्लान होगा। 30 डेज आपके साथ हम रहेंगे। तो आज हम गणित की बात करेंगे। गणित में तो बहुत सारे चैप्टर हैं, बट आपको पढ़ना क्या है, कुछ चैप्टर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आसान भी है, आराम से समझ जाइएगा। और वही आपको हम बताएंगे। तो जिसमें से हम बात करते हैं आज टॉपिक वाइज टॉपिक मैथ का जो पहला चैप्टर है, आपको पता होगा, वो है हमारा वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं से कितने मार्क्स की क्वेश्चन पूछी जाती है, तो अप्रोक्स ये 10 मार्क्स कैरी करता है दोस्तों। 10 मार्क्स तक क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछ लेता है आपको वास्तविक संख्याएं से। तो हम जानेंगे कि वास्तविक संख्याएं में आपको क्या पढ़ना है, रियल नंबर्स में क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन पूछी जाती है। ऐसे हम सारे चैप्टर का टॉपिक्स डील करेंगे आज, कि उस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन पूछी जाती है। तो वास्तविक संख्याएं से जो क्वेश्चन पूछी जाती है दोस्तों, वो पूछी जाती है परमेय अपरमेय बेस्ड को। आपको पता होगा जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो समूह होते हैं, यानी कलेक्शन होती है दो नंबर्स की, दो संख्याएं की। एक परिमेय की होती है दोस्तों, और एक अपरमेय संख्या की होती है। यानी जिस संख्या में, उसमें दोनों शामिल होता है, परिमेय संख्या भी और अपरिमेय संख्या भी। ये तो आपको पता ही होगा। तो क्वेश्चन यही इससे पूछा जाता है, MCQ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है और निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो आपको पता होगा दोस्तों, परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और जहाँ पे Q जो होता है 0 के इक्वल नहीं होता है, Q डज नॉट इक्वल टू 0। और P और Q में क्या होता है, P और Q दोनों पूर्णांक होता है, यानी इंटीजर्स होता है। P और Q इंटीजर्स होता है। जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख दें, वो हो जाती है परिमेय संख्या। तो जैसे मान लीजिए 2 एक संख्या है। क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ दोस्तों, ये 2 एक परिमेय संख्या है। क्यों? 2 के नीचे अगर नहीं कुछ है तो हम 1 लिख सकते हैं, 2/1, क्योंकि 1 को अगर हम 2 को अगर 1 से डिवाइड देंगे तो 1 2 जा 2 हो जाएगा और कैंसिल आउट हो जाती थी। यानी कि ये 2/1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2। तो 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, जहाँ पे 2 और 1 दोनों क्या है, पूर्णांक है। 2 भी एक पूर्णांक है। तो आपको पता होगा ना पूर्णांक क्या होती है। पूर्णांक किसे बोलते हैं? पूर्णांक जो होती है इंटीजर्स, वो आपको माइनस यानी 0, और इधर जितने सारे नंबर होती है पॉजिटिव भी होती है, और इस साइड जो नंबर होती है -1, और ये सारे जो नंबर होती है निगेटिव। ये जो कलेक्शन होता है ये हो जाती है पूर्णांक का। नेगेटिव नंबर होती है जिसमें ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याएं, और उसमें क्या इंक्लूड होती है, 0। वो संख्याएं कहलाती है पूर्णांक। तो जिस नंबर को P/Q के रूप में लिख लेते हैं वही कहलाती है परिमेय संख्या, और जिस नंबर को हम P/Q के रूप में नहीं लिख पाते हैं वो हो जाती है, जिसको हम P/Q के रूप में नहीं रिप्रेजेंट कर पाए, वही होती है अपरिमेय संख्या। जैसे हो गया आपका √2, √3, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। बट एक चीज़ और गौर कीजिएगा दोस्तों, अगर वैल्यू ऑफ पाई हो जाता है 22/7 तो ये एक परिमेय संख्या हो जाती है, और 3.14 हो जाती है, ये भी एक परिमेय संख्या हो जाती है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आए कि पाई क्या है, तो पाई बस एक
अपरिमेय संख्या है, बट इसका वैल्यू पूछा जाता है तो वो एक रेशनल नंबर हो जाती है, यानी कि परिमेय संख्या हो जाती है। तो पहला क्वेश्चन आपका यही रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है और निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। और इसका जो दूसरा टॉपिक होता है इस चैप्टर का, वो होता है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से होता है। जो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका जो होता है वो आपका a बराबर BQ+R से क्वेश्चन रहता है। यहाँ से आपको यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से फाइंड करना होता है क्या चीज़, तो आपको यहाँ से इस फॉर्मूला से आप क्या निकालते हैं, इस फॉर्मूला से आप निकालते होंगे HCF निकालते होंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, यानी महत्तम समावर्तक फाइंड आउट करते होंगे HCF यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। ये आपको 2 मार्क्स में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। ये यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से आपको एक क्वेश्चन तो पूछा जाएगा 2 मार्क्स का, जो कि फिक्स्ड है, ठीक। 2 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन रहेगा यदि 2 और 2 मार्क्स का संख्याएं 2 दिया रहेगा आपको, जैसे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एक नंबर मान लीजिए 10 है और दूसरा नंबर 16 है, दोनों का HCF फाइंड आउट करें। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन ये, और एक आपका MCQ क्वेश्चन सेम पूछा जाएगा। एक MCQ रहेगा यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, और इससे पहले बताएं कि कौन अपरिमेय है, कौन परिमेय संख्या है, कौन पूर्ण संख्या है, ये सारी चीज़ पूछा जाएगा। तीसरा जो इसके बेस्ड से क्वेश्चन पूछी जाती है दोस्तों, वो होती है आपको एक नंबर, आपको एक चीज़ और पढ़े होंगे कि दो संख्या जो होता है, यानी a गुने जो b होता है वो इक्वल होता है किसके, LCM के, और मल्टीप्लाई किसके, HCF के, यानी LCM मल्टीप्लाई जो HCF होता है वो a गुने b होता है। अब कहिएगा दोस्तों a किया है, a का मतलब फर्स्ट नंबर, यानी कि पहली संख्या। a को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पहली संख्या से। पहली संख्या होती है a, और जो b होती है ये होती है दूसरी संख्या, यानी इसका जो फॉर्मूला हुआ पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होती है, लॉसो गुने मौसो। इससे कैसे क्वेश्चन पूछी जाएगी, यदि दो संख्या का गुणनफल, यानी जो दो संख्याओं का गुणनफल होता है दोस्तों, दो संख्या का गुणनफल वो लॉसो और मौसो के बराबर होता है। यानी मान लीजिए 2 और 4, इस दोनों का जो गुणनफल होगा 2 × 4, इसके LCM, जैसे 2 और 4 का LCM क्या होगा दोस्तों, 4 होगा, और इसके HCF क्या होगा, 2 होगा। ये दोनों इक्वल होते हैं, यानी दो संख्याओं को गुणन कर अपने लॉसों के, वही दोनों संख्याएं के लॉसों और मौसों के गुणनफल के बराबर होते हैं। इसके बेस से क्वेश्चन 2 मार्क्स का 100% पूछी जाती है कि यदि दो संख्या का गुणनफल कुछ दिया रहेगा और उसका एक मौसो दिया रहेगा, तो आप फाइंड कीजिए उसका लॉसो क्या होगा। जैसे a गुने b, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM और गुने HCF। मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है एग्जाम में, पहली संख्या फाइंड कीजिए, a फाइंड कीजिए, तो ये b क्या है, गुना में है, तो LCM गुने HCF के नीचे में b दे सकते हैं, और दूसरी संख्या पूछी जा रही है तो b रहेगा और a नीचे में चला जाएगा। यहाँ से फाइंड आउट कीजिएगा, यहाँ से ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तीसरा जो दोस्तों आपका टॉपिक है वो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसा, तो समझिएगा ये क्वेश्चन को अच्छे से। एक क्वेश्चन ऐसा दे देगा, रेक्टिंग वाला क्वेश्चन, तो 0.2 उस पर बार लगा देता है रेक्टिंग, और इसे बोला जाता है कि आप रिप्रेजेंट करिए P/Q के फॉर्म में, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना रहेगा आपको, कोई रेकरिंग वाले नंबर को, जैसे 0.3 हो गया और इस पे रेकरिंग, और इसे आप सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलतम रूप में लिखिए P/Q के फॉर्म में, और ये भी क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का पूछा जाता है। रेकरिंग वाली एक क्वेश्चन हो गई। फिर आपका एक क्वेश्चन रहता है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन का टाइप होता है वो क्वेश्चन √2, √3, ये सारा कैसा नंबर है, तो अपरिमेय संख्या है। आपको बताना होगा कि अपरिमेय संख्या कैसे होगा, यानी कि इसको आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि ये कैसे होता है। तो आपको एक एक चीज़ इस चैनल पे बताया जाएगा कि √3, √2 ये सब कैसे अपरिमेय संख्या। ये 2 मार्क्स का बहुत ही मोस्ट VVI क्वेश्चन है। फिर एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, आपको पता होगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है शांत और अशांत से। एक शांत कौन संख्या है और अशांत कौन संख्या है, आपको पता होगा। शांत और अशांत संख्या से क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी नंबर दे देगा, पूछा जाएगा कि ये संख्या बताइए कि शांत संख्याएं हैं या अशांत संख्याएं हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है, मतलब दशमलव जो प्रसार है वो शांत है या अशांत है। तो आपको पता होगा किसका दशमलव प्रसार शांत होता है और किसका दशमलव प्रसार अशांत होता है। तो हम अगर छोटा सा बता दें कि कोई भी अगर नंबर है, मान लीजिए जिसके नीचे, यानी कि डिनोमिनेटर में, जिसके आपके हर में किसका पावर हो, 2 की पावर मान लीजिए m हो, और मल्टीप्लाई 5 की पावर n हो, यानी जिसके हर में 2 का घात हो या 5 का घात हो, वही संख्याएं क्या हो सकती है, शांत हो सकती। इसके अलावा जितनी सारी संख्या होगी वो सारी संख्या होती है अशांत। जैसे मान लीजिए 1/16, ये कैसा होगा, शांत, क्योंकि इसके किसके पावर है, 2 की पावर क्या है
4 है 16। तो ऐसे मान लीजिए अगर हम 1/5 बोलते तो ये सब शांत हो गए, बट 1/3 क्या होगा, 1/3 आपका अशांत हो जाएगा। 1/6 कैसा होगा, जैसे 1/6 की अगर बात करें तो 1/6 किसकी पावर, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर, 2 की पावर तो है 1 बट 3 की पावर भी है, इसलिए कैसा संख्या हो जाएगा, अशांत। नेक्स्ट जो इसके क्वेश्चन का टाइप होता है, आपको दशमलव प्रसार हो गया, उसके बाद यही आपसे एक दो क्वेश्चन रहता है कि दर्शाइए कि ये धनात्मक पूर्णांक 6q+1 के रूप में है। एक क्वेश्चन तो ऐसा रहेगा कि दिखाना पड़ेगा आपको नंबर को कि ये जो संख्या है 6q+1 इसका ये एक धनात्मक पूर्णांक के रूप में है। और जो इसमें क्वेश्चन पूछी जाती है आपको एक मतलब कि मल्टीप्लाई बेस्ड क्वेश्चन पूछी जा सकती है कि √10 मल्टीप्लाई √15, सिंपल क्वेश्चन कि ये क्या होता है, √10 को √15 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या फाइंड आउट होगा। तो सिंपल है, एक फार्मूला आप पढ़े होंगे बचपन में ही जब क्लास 7th में होगा कि √a मल्टीप्लाई √b। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं √√ab, यानी रूट में दोनों को आप डाल के मल्टीप्लाई कर दीजिए इजीली। जैसे एक हम एग्जाम्पल अगर लेते हैं, एग्जाम्पल में जैसे √2 और मल्टीप्लाई अगर लेते हैं √8, क्या इसको हम क्या लिख सकते हैं बताएं, दोनों को अंदर डाल दीजिए, √2 मल्टीप्लाई √8 कितना हो गया, √16। और आपको पता होगा √16 किसका स्क्वायर रूट होता है, 4 का वर्गमूल होता है, ठीक। और जो नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन का टाइप होता है वो HCF से पूछी जाती है, जो कि हम आपको बता दिए। और एक क्वेश्चन ये होता है सबसे सिंपल कि 64 में अभाज्य गुणनखंड में 2 का कितना घात है, 2 का घात बताइए। तो आराम से इसका आप LCM फाइंड आउट कर लीजिए 64 का, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ से कि 2 का कितना घात होता है 64 का। जैसे आप HCF मतलब कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जैसे इसको निकालेंगे 2 का जो समथिंग्स लगा करके, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि 2 के पावर जो 6 होता है वो आपको कितना मिलेगा, 2 का पावर 6 64 के इक्वल होता है। फिर इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपका रेशनलाइजेशन से क्वेश्चन पूछी जाएगी। रेशनलाइजेशन का मतलब ये देखिएगा, कोई भी नंबर आपका रहेगा 1/√2 अगर है तो इसको आप रेशनलाइजेशन कीजिए। तो सेम रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं, इसी नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे जो डिनोमिनेटर में रहता है उसके न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करते हैं, उसके हर को भी 2√2 से मल्टीप्लाई और उसके अंश को भी। जैसे देखिएगा ऊपर वाले जो टर्म होता है उसको हम बोलते हैं अंश और नीचे वाले टर्म को हम बोलते हैं हर, और इंग्लिश में इसको न्यूमरेटर और नीचे वाले टर्म को डिनोमिनेटर बोलते हैं। और एक क्वेश्चन होता है आपको सिंपल सा इस टाइप का क्वेश्चन कि देखिएगा √2 और प्लस √3 और इसको ब्रैकेट में दे देगा एक मल्टीप्लाई करके कि √2 और माइनस √3 और इसे कर देगा ब्रैकेट से बंद। तो इसके बेस से क्वेश्चन रहते तो आपको पता होगा ये किस फार्मूला से बनती है, जैसे कि a+b इंटू a-b। तो इसका फार्मूला इजली आपको पता होगा कि a² और -b² होती है। तो आराम से उस क्वेश्चन में √2 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा और √3 का स्क्वायर कर दीजिएगा, माइनस लगा दीजिएगा, √2 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर, 2 का जो नंबर का स्क्वायर यानी 2 हो जाएगा, 2 - 3 यानी कि -1 हो जाएगा। फिर अगर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की हम टाइप की बात करें तो आपको हम बता दिए थे इससे पहले कि कोई भी नंबर को कैसे मतलब कि रैशनल इरेशनल पूछा जाएगा, और शांत अशांत का भी हम बता दिए, कोई भी नंबर कैसे शांत हो सकता है, कोई कैसे नंबर कोई भी अशांत हो सकता है। अब जो हम बात करें दूसरा चैप्टर की वो आपका है बहुपद। बहुपद में क्या पूछी जाती है नहीं पूछी जाती वो हम आपको बताने वाले हैं। तो आपको फर्स्ट चैप्टर से अप्रोक्स 10 मार्क्स तक क्वेश्चन कैरी करता है, क्वेश्चन पूछी जाती है बिहार बोर्ड। 10 नहीं तो 8 मार्क्स तो 100% 10 मार्क्स तक पूछी जाती है। दूसरा चैप्टर बहुपद, बहुपद में क्या पढ़ना है आपको और क्या नहीं पढ़ना है वो समझिए। सबसे पहले तो ये पूछी जाती है कि ये बहुपद कौन निम्नलिखित में से बहुपद है या बहुपद नहीं है। तो सबसे पहले आपको बहुपद का पहचान करना बहुत ही ज़रूरी है कि कोई भी नंबर कब बहुपद होता है। तो हम सिंपल में अगर बता दें कोई भी बहुपद तब होगा जब उसके चर का घात क्या हो, चर का जो घात होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, चर का घात जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपका पूर्णांक, जो चर का जो घात होना चाहिए वो आपका पूर्णांक सब नहीं होना चाहिए, पूर्णांक नहीं होना चाहिए। बहुत स्टूडेंट कन्फ्यूजन करते हैं कि चर का घात पूर्णांक, नहीं दोस्तों, चर का जो घात होना चाहिए वो होना चाहिए आपका पूर्ण संख्या। कितना स्टूडेंट कन्फ्यूजन कर देते हैं, पूर्णांक बना देते हैं, क्योंकि पूर्णांक में माइनस वाले टर्म हो जाता है इसलिए नहीं होना चाहिए। चर का जो दोस्तों घात होना चाहिए वो होना चाहिए आपका पूर्ण संख्या। जैसे एक हम अगर बहुपद की बात करें, जैसे देखिएगा x² + 2x और +1, ये एक बहुपद है। तो इसके जो चर है x, इसके घात क्या है 2 है, और यहाँ x के घात क्या है 1 है, और यहाँ x के घात नहीं कुछ है, तो इसका मतलब 0 है। तो ये क्या हो जाएंगे बहुपद होगा, क्योंकि 2
ये भी एक पूर्ण संख्या है, एक भी पूर्ण संख्या और जीरो भी पूर्ण संख्या है। पूर्णांक अगर कुछ लेते तो माइनस का टर्म आता, तो माइनस का टर्म बहुपद में नहीं होता है पूर्णांक। इसलिए x की पावर 0 का मतलब क्या होता है, कोई भी दोस्तों अगर किसी भी संख्या के पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। चाहे किसी भी, चाहे बहुपद के ही पावर हम लिख दे 0 तो इसका मतलब उसका वैल्यू 1 लाइज करता है। फिर इसमें हम नेक्स्ट जो बात करें क्वेश्चन की, शून्यक पूछा जाता है कि इसका क्या शून्यक होगा। तो आपको पता होगा शून्यक के बारे में भी कि शून्यक क्या होती है। तो हम आपको बता दें, जो शून्यक होती है दोस्तों वो उस बहुपद का वैल्यू, मतलब कि उस वैल्यू उस बहुपद में अगर हम पुट करेंगे तो वो बहुपद, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन हम आपको लिखते हैं 2x² माइनस 3x माइनस 5, यानी 2x² माइनस 3x और माइनस 5, इसके क्या एक शून्यक होंगे। इसके तो दो शून्यक होंगे दोस्तों, बट इसका एक शून्यक अगर आपसे पूछा जाता है, मतलब इसका एक वैल्यू बताइए जो जिसमें मतलब x की जगह हम पुट करें तो ये पूरा 0 हो जाए, यानी x की जगह, यानी उस बहुपद में पुट करने के बाद इस x की जगह, वेरिएबल की जगह उसको 0 बना दे, तो वही कहलाता है बहुपद के शून्यक। तो अगर ये जैसे बहुपद कितने घात के हैं दोस्तों, 2 घात के, जो जितने घात के बहुपद उतने ही ज़्यादा उसके शून्यक होते हैं। 2 घात के बहुपद है 2 शून्यक, 3 घात के बहुपद है 3 शून्यक और 1 घात के बहुपद है तो 1 शून्यक। जैसे 1 घात के बहुपद के मतलब 2x + 1, ये कौन कितने घात के बहुपद है दोस्तों, 1 घात के। तो 1 घात, इसके कितने शून्यक होंगे, एक ही शून्यक होंगे। जैसे इसको मान लीजिए 1 घात का समीकरण बनाते हैं बराबर 0 और x का वैल्यू यहाँ से एक ही फाइंड होगा -1/2। जब ये इधर भेजेंगे तो -1 और 2 आ जाएगा डिवाइड में, तो -1/2 यानी -1/2। अगर यहाँ पे जैसे आप रखिएगा -1/2 और मल्टीप्लाई 2 तो 2 हो जाएगा कैंसिल आउट, और -1 और +1 8 होगा 0, यानी ये 0 के इक्वल होता है। और जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछी जाती है वो आपका होता है कि पूछा जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू, अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू। कैसे आप फाइंड आउट करते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा और बीटा होता क्या है, तो अल्फ़ा बीटा शून्यक होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी ये मूलों का योगफल हो गया, मूल इसको बोलते हैं शून्यकों का योगफल या शून्यक। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है दोस्तों बताइएगा, -b/a, और एक होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है, c/a होता है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू c/a होता है और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू -b। पूछ भी दिया जाता है कि मूलों का योगफल क्या होता है, तो -b/c और c/a ये होता है मूलों का योगफल और ये होता है मूलों का गुणनफल। इससे पूछी जाती है क्वेश्चन, तो याद रखिएगा। और या द्विघात समीकरण बताइए, द्विघात कैसे फाइंड आउट कीजिएगा, तो यहाँ से एक फार्मूला पढ़ेंगे x², ये फार्मूला आपको पता ही होगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इससे भी क्वेश्चन पूछी जाती है, ठीक। और नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें क्वेश्चन की टाइप की, तो वो क्वेश्चन आपका एक अल्फ़े बीटे में पूछ देगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इन मूलों का स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। फिर एक पूछ देगा आपको, देखिएगा क्वेश्चन की उसी में पुट कर देगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर फाइंड कीजिए। जब आपको दो शून्यक पता चल जाएगा तो उसको पुट कर दीजिएगा, a+b के होल स्क्वायर पे फाइंड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जैसे क्वेश्चन ये बता दिए शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल का क्वेश्चन होगा। उसके बाद जो क्वेश्चन होता है विभाजन एल्गोरिथम से रहता है क्वेश्चन दोस्तों। विभाजन एल्गोरिथम का मतलब होगा कि जैसे मान लीजिए कोई बहुपद है, उसको अगर हम डिवाइड देते हैं x+1 से, अगर कोई बहुपद को हम डिवाइड दे रहे हैं 2x² + 6x + 9 को, तो इसमें हमें शेषफल क्या मिलेगा। विभाजन एल्गोरिथम इसमें हमको शेषफल बताना है कि रिमाइंडर क्या मिल रहा है। तो आपको भाग दे के भी चेक कर सकते हैं कितना शेषफल मिल रहा है। सबसे आसान तरीका होता है इसको 0 के इक्वल कर दीजिए, x+1 को 0 के इक्वल कर दीजिए और यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगा x का कितना -1, और इसी x का वैल्यू ये जो आपको बहुपद दिया गया है x² + 6x + 9, इसी में पुट कर दीजिए, जो आपको मिल रहा है वही हो जाता है आपका शेषफल। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन को हम उतना डील नहीं कर सकते हैं दोस्तों, हम आपको टॉपिक बता रहे हैं, आपको बाद में हम डिटेल। जैसे एक क्वेश्चन इसी में शून्यकों में पूछा जाएगा 1/α + 1/β का वैल्यू, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें क्या होते फंस जाते हैं, 1/α + 1/β का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम बता दें दोस्तों, सबसे अच्छा इसका एलसीएम लीजिएगा, क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाता है। बाद में अल्फ़ा अल्फ़ा कॉमन है तो ऊपर बीटा प्लस अल्फ़ा हो जाता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू होता है पता होगा आपको, अल्फ़ा जो प्लस बीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका -b/a होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है -b/a, और नीचे क्या था c/a था। दोनों क्या होता है माइनस, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, ऊपर a चला जाता है नीचे c आ जाता है, a कैंसिल हो जाता है, -b/c हो जाता है। जहाँ पे आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, कैसा क्वेश्चन दोस्तों, 1/α और 1/α और 1/β का वैल्यू बताइए, वहाँ पे आप
बिना कुछ सोचे बस एक वैल्यू पुट कर दीजिएगा -b/c, आपको मिल जाएगा आंसर शॉर्ट फॉर्म में। जब ऑब्जेक्टिव मिले -b/c वैल्यू पुट कीजिएगा, आपको ये क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट अगर इसमें क्वेश्चन की टाइप की बात करें तो एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है 5 मार्क्स में कभी कभी कि बताइए अगर उसका 2 शून्य का आपको मान लीजिए कोई बहुपद का आपको दे दिया है, 2 शून्य को भी एक क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। 2 शून्य को मान लीजिए 2 + -√3, मतलब एक वैल्यू है 2 + √3, एक वैल्यू 2 - √3। तो बताइए कि इसके और सारे शून्य पूछा जाएगा। मान लीजिए आपको 4 घात के बहुपद आपको राइट डाउन कर दिया गया, 3 घात के कर दिया है, x + 4 समथिंग समथिंग, 2 बहुपद पता है, मतलब कि 2 शून्य पता है, तो आप 2 कैसे निकालिए, ये सब आपको पता होगा। जब हम क्वेश्चन बताएंगे उसमें अच्छे से डील कर देंगे। चलते हैं तीसरे नंबर चैप्टर पे। उसमें क्या है, तीसरे जो चैप्टर हम बता रहे थे वो थे 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण से क्या क्या क्वेश्चन पूछी जाती है वो हम समझते हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण से जो क्वेश्चन पूछी जाती है दोस्तों, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है, तो ऐसा समीकरण आपको दिखेगा ax + by = c। ये कैसा है, इसमें 2 चर दिखेगा, एक चर x है और एक चर y है। इससे पहले जो पढ़ते थे उसमें एक ही चर दिखता था, x है तो ओनली सब में x, y है तो ओनली सारे में y, बट इसमें देखिएगा 2 चर आपको दिख रहा है, एक x वाले वैल्यू, एक y वाली। तो इसको सॉल्व करना होता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण में। कैसे, जैसे समझिएगा कोई आपको लिख देगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण, जैसे समझिएगा ax + जैसे एक हम क्वेश्चन राइट डाउन कर रहे हैं, ax + by + c = 0। इसके कितना हल हो सकता है, इसमें कितना हल हो सकता है, 1, 2 या अनगिनत या 3। तो आप बताइए कि आप सोच के इसमें कितना हल हो सकता है। इसमें इजली आप बताइएगा कि ax + by + c = 0 में अनगिनत इनफाइनाइट हल हो सकता है, जब आप फाइंड आउट कीजिएगा। बट हम जब इसमें 2 लिख दे इक्वेशन अलग अलग, ax + by = c, और एक भी लिख दे दूसरा कि px + qy = d, तो उसमें जब वैल्यू फाइंड आउट कीजिएगा तो उसमें ओनली जो आपका वैल्यू फाइंड आउट होगा वो आपका एक ही x का वैल्यू और एक ही y का वैल्यू फाइंड आउट होगा। और जो इसमें क्वेश्चन पूछी जाती है दोस्तों, वो एक क्वेश्चन होता है कोई भी बहुपद में इसमें कितना हल होगा, 1 हल होगा, 2 हल होगा, या हल ही नहीं होगा, या अनगिनत हल होगा, तो आपको पता होगा। फिर समीकरण युग्म दे दिया जाएगा, उसमें k का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। कोई समीकरण युग्म लिख देगा, जैसे एक समीकरण निकाय लिख दिया आपको 6x - 2y और +9 = 0, और एक लिख दिया 3x और -y + 12 = 0। अब पूछा जा रहा है कि इस क्वेश्चन में बताइए कि इसके कितने हल है रैखिक समीकरण के, ये रेखा क्या समपाती है, ये रेखा समपाती नहीं है, क्या इसके हल है या नहीं है, तो आपको चेक करना होगा। तो आप पढ़े होंगे इसके बीच में रिलेशन की a1/a2 = b1/b2, अगर नहीं होता है तो इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जब या तीनों इक्वल हो जाता है c1/c2, कभी कभी देखिएगा ये दोनों इक्वल नहीं होता है तो क्या होता है कॉन्सेप्ट, जब कभी देखिएगा a1/a2 बराबर होता है b1/b2, बट c1/c2 नहीं होता है ये बराबर, कभी कभी तीनों बराबर होता है, कभी यही नहीं बराबर होता है। तीनों आप पढ़ चुके होंगे, कब अगर नहीं होता है तो इसके एक हल होंगे, कब तीनों होते, कब इसके अनगिनत हल होते हैं, कब हल नहीं होते। तो रिलेशन आपको याद रखना है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछी जाती है। फिर क्वेश्चन एक होती है ग्राफीय विधि से, इसी में हल करने वाले, जो कि 5 मार्क्स की क्वेश्चन। कोई इक्वेशन रहेगा x + y = 2, और एक इक्वेशन है x - y = मान लीजिए 3। बताइए ग्राफ विधि से हल कीजिए, और क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स दिलाएगा दोस्तों। तो अगर अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा ग्राफ से, तो ग्राफ से आप बस 5 मार्क्स गेन कर सकते हैं ग्राफ क्वेश्चन। तो ग्राफ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये आप सबसे सिंपल है ग्राफ बनाना। तो एक जब हम कोई वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको ग्राफ से क्वेश्चन बनाना सिखा देंगे। नेक्स्ट जो इसमें होता है सवाल, जो समीकरण को आप सॉल्व करते हैं, जैसे 2x + 3y = 9 और एक 3x + 2y = 6, तो इसको भी सॉल्व करने के बहुत सारे तरीका होते हैं। बरज गुणनखंड विधि से सॉल्व कीजिए, ग्राफीय विधि से सॉल्व कीजिए, या इसमें देखिएगा आपको सबसे सिंपल तरीका होता है, मतलब कि जैसे इसमें क्या करते हैं, कॉमन लेकर के सॉल्व करते हैं, दोनों को ऐड करके सॉल्व कर देते हैं। तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि इसको सॉल्व करने के जैसे 4 तरीके हैं। प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, कभी कभी देखिएगा प्रतिस्थापन विधि से ही पूछी जाती है। प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए, इसका मान बताइए 2x + 3y = m। और एक क्वेश्चन होती है लैंग्वेज टाइप की, जैसे देखिएगा ऋतु धारा के अनुकूल इतना जा रही है, प्रतिकूल इतना जा रही है 2 घंटे में, तो बताइए कि धारा की चाल क्या है। किसी का आयु मान लीजिए a की आयु b की आयु से 3 गुनी है, 10 वर्ष पश्चात इतनी हो जाती है तो क्या होगी। ये सब 5 मार्क्स से भी
पूछी जाती है, बट अभी ट्रेंड नहीं चल रहा है, नहीं पूछी जाती। जैसे एक क्वेश्चन देखिएगा, कोई भिन्न है, जैसे मान लीजिए एक भिन्न 1/3 हो जाता है, अगर उसके अंश में से इतना घटा दिया जाए, एक हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न क्या है। फिर एक क्वेश्चन आप देखिएगा, रेखीय समीकरण इतना का y के लिए क्या वैल्यू होगा। ये सारे इसका इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है, तो आपको पता होना चाहिए। जो ग्राफीय विधि सबसे इम्पोर्टेंट है, 5 मार्क्स दिलाएगा, अल्फा बीटा वाला सारा क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं जो आपका तीसरा चैप्टर बता दिए दोस्तों, चौथा चैप्टर देखिए, द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण में आपको क्या क्या पढ़ना है सो समझिए। द्विघात समीकरण सबसे पहले तो आप बहुपद अच्छे से पढ़िएगा, तो आपका तीसरा चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा। दो चर वाले रेखीय समीकरण और द्विघात समीकरण, सब एक तीनों चैप्टर जो है सब एक दूसरे से मिला जुला है। तो आप समझिए, इसमें सबसे पहले वही क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये बनाना कैसे होता है, द्विघात समीकरण का विस्तृत रूप क्या होता है, x² + bx और प्लस c = 0। जो इस फॉर्म में है वो द्विघात बहुपद है, जो इस फॉर्म में नहीं होगी वो द्विघात बहुपद नहीं होगी। बहुपद कहने का मतलब समझ गए होंगे, जिसका वैल्यू, जिसका मतलब चर का पावर क्या होना चाहिए, चर का जो घात होना चाहिए वो होना चाहिए पूर्ण संख्या। चर का घात अगर पूर्ण संख्या है तो बहुपद है, नहीं तो बहुपद नहीं है। तो सारा चैप्टर उसी से लिंक है, समझिएगा दोस्तों। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वही इसमें मूल पूछा जाता है, और इसमें एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है दोस्तों, डी, जिसको विविधकर बोला जाता है। डी का वैल्यू क्या होता है, b² - 4ac। मतलब कोई भी बहुपद जैसे लिखते हैं ना, 2x + 3y, तो यहाँ पे ये सब क्या होता है, ये जो टर्म होता है ये a होता है, b ऐसे होता है। जैसे हम द्विघात समीकरण अगर लिखते हैं, द्विघात समीकरण कैसे लिखते हैं, 2x² + 6x + 9 = 0। समीकरण में जब ये समीकरण बोला जाएगा तो आपको 0 लगाना जरूरी है। अगर 0 नहीं लगाएंगे तो वो बहुपद हो जाएगा दोस्तों। तो जैसे ये द्विघात समीकरण है, इसमें a का वैल्यू क्या होगा 2, b का वैल्यू c और c का वैल्यू 9। तो ये होगा a का वैल्यू, ये होगा b का वैल्यू। तब नहीं फॉर्म में देखिएगा, ये ax² हो गया, ये bx हो गया और ये प्लस c 0। इस फॉर्मेट में होनी चाहिए, जहाँ पे a और b और c तीनों जो होती है ये हो जाती है आपका रियल नंबर होती है। फिर इसमें अगर नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, इसमें भी एक पूछा जाता है सिंपल कि मूलों का योग क्या होगा। तो सिंपल अल्फा बीटा निकाल लीजिए, उसका मूल और उसका योग करना होता है। फिर इसमें देखिएगा द्विघात समीकरण का वही जो आप निकालते हैं डी, उसका नेचर का क्वेश्चन रहता है, उसकी प्रकृति कैसे, प्रकृति बताना होता है। जब डी बड़ा होगा 0 से, जब डी इक्वल होगा 0 के, और जब डी छोटा होगा 0 के। तो इसमें 3 रिलेशन होती है, तीनों रिलेशन समझिएगा, और तीनों रिलेशन में क्या होती है, मूल कैसा हो सकती है, उस पर डिपेंड करता है। और सिंपल क्वेश्चन ऐसा भी रहता है द्विघात समीकरण का कि जैसे एक लैंग्वेज वाली क्वेश्चन कि आपको एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से, ये सब भी द्विघात समीकरण भी बनती है। द्विघात समीकरण में आपको क्या करना होता है, एक ही वैल्यू लेट करना होता है x का, और इसी को कम ज़्यादा करके बनाना होता है। और 2 चर वाले रेखिक समीकरण में 2 चीज़ लेट करते थे, x और y, वहाँ से बनाते थे। यही दोनों में डिफरेंस होता है। एक देखिएगा क्वेश्चन ऐसा आता हुआ सिंपल कि x² = 9 पूछा जाएगा, इसके समुच्चय लिखिए, मतलब का हल समुच्चय लिखिए। सिंपल है दोस्तों, x = क्या हो जाता है, √9। आपको पता होगा जब भी कोई वैल्यू रूट में जाता है तो उसके साथ प्लस माइनस का साइन होता है, यानी क्या हो जाएगा, निकलेगा तो 2 वैल्यू +-3 का। ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपको पता ही होगा। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन दे देगा, गुणनखंड विधि से सॉल्व करिए, बहुत ही मतलब थोड़ा सा रूट वाला क्वेश्चन दे देगा। तो जैसे 3x² - 2√6x और +2 = 0। इसको अगर गुणनखंड विधि से बोला जा रहा है दोस्तों, तो गुणनखंड विधि से सॉल्व कर लीजिए, और नहीं बोला जा रहा है तो डी निकाल लीजिए, और डी का बाद x का वैल्यू निकाल लीजिए। इसमें सिंपल x = होता है ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा। x = -b + -√d/2। यहाँ से आपको 2 फॉर्मूला मिल जाएगा। जब मिलेगा तो यहाँ एक बार प्लस लगाइएगा, एक बार माइनस लगाइएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन होती है इसमें, वो आपका जैसे मूलों की वास्तविक एवं समान होने के लिए शर्त आपको पूछ जाएगा कि कब मूल का मतलब जो हल होता है, जो वैल्यू मिलता है, कब वास्तविक हो सकता है, कब समान हो सकता है। और वे पीछे जो चैप्टर थे उससे भी कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर में पूछ जाते हैं। बट इसका हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही 5 मार्क्स में भी कभी कभी पूछ ली जाती है, वही एक समकोण त्रिभुज या एक आयत की लंबाई चौड़ाई ऐसा डिफरेंस करके रहती है। फिर जो नेक्स्ट चैप्टर है वो देखिएगा दोस्तों, समांतर श्रेणियाँ, यानी समांतर श्रेणियाँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ये तो बहुत ही आसान चैप्टर है दोस्तों।
इससे भी क्वेश्चन 7 से 6 से 8 मार्क्स तक की पूछी जाती है। और सबसे सारे जैसे इसमें पूछा जाता है, सबसे सिंपल क्वेश्चन देखिएगा, ऑब्जेक्टिव कभी कभी पूछ लेता है, जैसे मान लीजिए -10 -6 -2 डॉट 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 दे देगा, पूछेगा इसका सार्वंतर बताइए। सार्वंतर क्या है तो आपको पता ही होगा दोस्तों, जो एपी में जो टर्म होता है, पहले वाले को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ये होता है दूसरा टर्म, ये तीसरा, ऐसे ही बढ़ते जाता है एन टर्म्स तक। तो सार्वंतर का मतलब होता है जो आगे वाले टर्म है उससे पीछे वाले टर्म अगर सब घटा रहे हैं, जो आता है वही होता है सार्वंतर, उसके बीच में कितना अंतर है। तो जो सेकेंड टर्म है दूसरा टर्म में से, जैसे -6 में से अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या चीज़, -10, तो सार्वंतर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा दोस्तों, ठीक, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाती है इसलिए। और जो इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक तो सार्वंतर का पूछा जाएगा, फिर एक सबसे अच्छा क्वेश्चन कि इसका कोई भी एपी का टर्म दे देगा, जैसे 2 7 12 डॉट 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 कुछ ऐसे समथिंग, और पूछेगा इसका 10वां पद बताइए, 10वां पद क्या होगा। तो आपको पता होगा एक फार्मूला ए एन का, क्या होता है, a + n-1 इंटू डी, इस पे बनाते हैं क्वेश्चन, तो आराम से आप बनाते होंगे। जितना पद बोला जा रहा है वो पद निकालते हैं, 5वां पद, 6ठा पद। और हाँ, एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कि आप कौन सा पद मतलब ये टर्म एपी में है या नहीं है, ये पूछा जाएगा। जैसे कोई श्रेणी का nवां पद क्या होगा, समांतर श्रेणी का एक क्वेश्चन, जैसे एक लैंग्वेज वाली क्वेश्चन कि जिसका प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म जो है वो 13 है, और जो सार्वंतर है यानी कि डी वो मान लीजिए -4 है। तो प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा, तो आपको फिर योगफल का भी क्वेश्चन यानी कि वही एसएन, जो कि एक चैप्टर बहुत ही अच्छा देखे होंगे, एसएन से क्वेश्चन रहता है। तो एसएन का भी सारा चीज़ याद होना चाहिए, उसके योगफल वाला एसएन का फॉर्मूला जैसे आपको पता होगा, n/2 इंटू क्या होता है 2a, और प्लस n-1 इंटू डी, इससे भी क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चन में आपको मान लीजिए एसएन दे दिया रहेगा, एन भी दे दिया रहेगा, डी भी पता रहेगा, पूछेगा ए क्या होगा, इसी फॉर्मूला में पुट करके आपको इसलिए निकालना होता है। ये सबसे आसान चैप्टर है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आपको देखिएगा, आपको ऐसा मिल सकता है 2 एक बॉक्स दे देगा, एक 6 दे समथिंग, इसमें क्या होगा तो आपको सब्ट्रैक्ट करके बताना होता है। और जो नेक्स्ट चैप्टर देखिएगा दोस्तों, हम इसमें ट्रायंगल सब नहीं लिए क्योंकि आपके पास टाइम कम है, तो आपको 80% मार्क्स लाना है, तो वही चीज़ पढ़ना जो आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि सारा क्वेश्चन तो एग्जाम में बनाना होता नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको छोड़ना भी पड़ेगा, इसलिए ट्रायंगल थोड़ा सा लेंदी भी है, वो पढ़ना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। ट्रायंगल नहीं भी पढ़िएगा तो भी आपको सारा क्वेश्चन बना सकते हैं ट्रायंगल छोड़ करके। आगे जो चैप्टर है देखिएगा दोस्तों, वो आपका है निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से देखिएगा क्वेश्चन कैसे कैसे पूछी जाती है वो समझिएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि सबसे मस्त चैप्टर और आसान चैप्टर, अगर पढ़िएगा तो एक दिन में ये सारे रिवीजन आप कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपका क्वेश्चन रहता है, जैसे इसमें पता होगा कि टोटल कितना क्वाड्रेंट होता है, 4 क्वाड्रेंट होता है। 4 क्वाड्रेंट में ये क्वाड्रेंट का साइन कैसा होता है, जैसे प्लस प्लस होता है, ये कैसा होता है माइनस प्लस होता है, ये माइनस माइनस और एक प्लस माइनस। जैसे आपको कोई भी नंबर दे देगा 2,3 दे दिया, मान लीजिए पूछा जाएगा कि 2,3 है ये किस क्वाड्रेंट में है, किस निर्देशांक में है, प्रथम में है या दूसरा में है या तीसरा है, वो आपको बताना होगा कि ये किस में लाइज करते हैं, किस पाद में, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, चतुर्थ पाद। जैसे मान लीजिए इसका साइन देखिएगा, ये भी प्लस में है और दूसरा ये भी प्लस में है, अगर प्लस प्लस है, प्रथम माइनस माइनस है, तृतीय, तो ये याद होना चाहिए। उसके बाद जो इसमें क्वेश्चन पूछी जाती है दोस्तों, वो होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। आप देखिएगा कि आपको सबसे पहले एक क्वेश्चन इसमें रहेगा, आपको दूरी सूत्र का क्वेश्चन रहेगा। मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ लाइज करती है, एक पॉइंट यहाँ लाइज करती है, दोनों अगर दोनों लाइन बनती है, इसके बीच में दूरी क्या, मान लीजिए ये पॉइंट आपका 2,2 लाइज कर रहा है और दूसरा पॉइंट 4,4 है, तो इसके बीच की दूरी क्या है, तो वो आप दूरी सूत्र से आप निकाल सकते हैं ईजिली। दूरी सूत्र का फॉर्मूला आपको पता होगा। दूरी सूत्र से क्या होता है, दूरी सूत्र का फॉर्मूला √x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। वहाँ पे आपको पुट करके इजीली निकालना होता है दूरी सूत्र के फॉर्मूला से। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट चैप्टर की नेक्स्ट टॉपिक्स की बात करिएगा, एक पूछा जाता है इसके भुज से दूरी क्या होगा, इससे कोटि की दूरी क्या होगा, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो इजी क्वेश्चन होता है, ये सारे आपको पता होना चाहिए। फिर इसी चैप्टर में रहता है क्वेश्चन की त्रिभुज का क्षेत्र यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल से भी क्वेश्चन होता है, तो आपको पता होगा त्रिभुज का क्षेत्र का क्वेश्चन। त्रिभुज का मान लीजिए 3 क्वाड्रेंट दे दिया रहेगा, एक क्वाड्रेंट यहाँ यहाँ यहाँ, और इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल पता होना चाहिए 1/2, जो फॉर्मूला आराम से इजीली पता होगा। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है त्रिभुज के क्षेत्रफल के बाद कोई भी रेखा कब संरेखी होता है, कब संपाती होता है, संरेखी का क्वेश्चन रहता है, कब वो कोई चीज़ संपाती होता है, कब ये सारा क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यही सारा इसका मेन टॉपिक है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर देखिएगा दोस्तों, वो है आपका
त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति में आपको सारा, पहली बात तो फार्मूला याद कर लीजिएगा, आधा एक घंटा या एक दिन बैठ के सारा फार्मूला लिख लीजिए एक में, और सारा फार्मूला को याद कर लीजिएगा त्रिकोणमिति का परिचय का। फार्मूला जैसे ही आपको याद होगा, बहुत स्टूडेंट्स इस चैप्टर से डरते हैं, बट ये बहुत ही आसान चैप्टर है, फार्मूला बेस्ड चैप्टर है, इसमें कुछ लगाना ही माइंड होता है, जो आप फार्मूला है पुट कीजिए, आपको आंसर फाइंड आउट होगा। तो जैसे सारा फार्मूला होता है, साइन थीटा को क्या होता है, P/H होता है, कोस थीटा B/H होता है, तो आपको सारा फार्मूला याद होना चाहिए। पहला चैप्टर का साइन थीटा क्या होता है, P/, इसके बेस से भी क्वेश्चन पूछ जाती है। जैसे जितना त्रिकोणमिति में जो आपको त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है, वो जो त्रिभुज होता है दोस्तों, समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज मतलब जिस त्रिभुज का एंगल 90 डिग्री कम से कम हो, एक कोण, वो होता है समकोण त्रिभुज। और दोनों जो ये दोनों कोण होता है, ये होता है आपका न्यून कोण, यानी दोनों कोणों का योग होता है 90 डिग्री। तो ये आपका होता है 90 डिग्री। इस बेस पे जैसे मान लीजिए साइन थीटा, यानी एंगल यहाँ बनता है थीटा, आपको पता होगा, तो ये क्या होता है P/H, यानी ये होता है P और ये होता है आपका H होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये इसको H बोलते हैं, इसको P बोलते हैं, वो बेस होता है। ठीक, कोई भी ट्रायंगल में ये जो ट्रायंगल होता है, इसमें ये होता है P, ये होता है H और नीचे वाला होता है बेस। इसका जो रिलेशन होता है दोस्तों, आपको पता होगा, पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं, रूट अंडर एक चीज़ निकालते होंगे, जैसे H इक्वल टू, तो ये हो जाता है P² प्लस B²। कैसे होता है, तो H² इक्वल टू होता है P² प्लस B²। जो फाइंड आउट करना होता है, स्क्वायर है तो इधर अंडर रूट हो जाती है। फिर इसमें जो देखिएगा दोस्तों, और जो क्वेश्चन पूछने का टाइप होता है, सारा फार्मूला से होता है कि आपको एंगल का पता होना चाहिए, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 डिग्री का कितना होता है, ऐसे ही जितने सारे कोस 30 डिग्री, कोस 0 डिग्री, कोस 90 डिग्री, टेन, कोट, जितना कोसेक है सबका वैल्यू आपको पता होना चाहिए। फिर वैल्यू वाला जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे 1 माइनस, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है 1 - 10² 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो आपको पता होगा तब तो बना पाइएगा। 1 तो 1, 10 45 का 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यानी 0 होता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, वैल्यू वाली क्वेश्चन। फिर इसमें आती है प्रूव करने वाली क्वेश्चन। तो प्रूव करने वाले क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए ऐसा सब क्वेश्चन देखते होंगे, 1 प्लस साइन A बाय 1 माइनस साइन A, ये सब इजीली क्वेश्चन होता है, रेशनलाइजेशन कीजिए और फाइंड आउट कीजिए। तो ये हम एक एक करके सारे क्वेश्चन आपको, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के, सब हम करवाएंगे आपको। फिर इसमें देखिए नेक्स्ट चैप्टर, इसमें हम नहीं लिए त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग वाला क्वेश्चन, क्योंकि बहुत स्टूडेंट का हार्ड लगता है, बट वो हम डील करवा देंगे। जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आती है, तो 2-3 क्वेश्चन जो पूछने की इस बार चांस होगी, प्रीवियस ईयर को देखते हुए हम बता देंगे वही क्वेश्चन। फिर वृत्त के संबंधित क्षेत्रफल लिए हैं, तो वो भी बहुत अच्छा है। वृत्त के संबंधित क्षेत्रफल आसान चैप्टर है, ये आप पढ़े भी होंगे पहले से भी, वृत्त बहुत दिन पहले से भी आप पढ़ते आ रहे होंगे। वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है। फिर एक चैप्टर होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, तो क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन आप पहले से भी पढ़ते होंगे। और देखिए इसमें क्वेश्चन क्या सिंपल पूछी जाती है कि कोई वृत्त की केंद्र से अगर पास करती है, जो मान लीजिए इसका अगर रेडियस दिया गया है, और ये आपको मान लीजिए यहाँ से कोई स्पर्श रेखा अगर पास करती है, ये अगर मिलती है, तो बताइए इसके बीच में ये दूरी कितना है। एक आपको वृत्त का क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, मान लीजिए ये कोई, इसके मान लीजिए जीवा है, जीवा पे कोई भी मतलब लंबवत अगर पड़ रही है, तो कितना डिग्री जीवा से, केंद्र से लेकर के उसके जीवा के बीच में दूरी क्या है। इसमें भी वही पाइथागोरस के फार्मूला से सारा क्वेश्चन बनती है, तो वो सारे हम बता देंगे। एक क्वेश्चन जैसे ऑब्जेक्टिव अर्धवृत्त पे कितना कोण बनता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, मतलब बहुत ही, जैसे 44 मीटर परिधि वाली वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो ये सब क्वेश्चन आपका वृत्त से रहता है कि वृत्त में आपको पता होगा दोस्तों, ये जो वृत्त में ये क्या होता है, रेडियस होता है, और ये यहाँ से यहाँ अगर मिल जाता है तो ये हो जाता है डी, यानी कि डायमीटर, यानी कि हो जाता है व्यास। और ये पता होगा सबसे जो बड़ा जीवा होता है वृत्त का व्यास होता है, ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। और नीचे जितने सारे होते हैं, ये सबको हम बोलते हैं जीवा। अगर वृत्त के ऊपर से कोई लाइन ऐसे पास कर जाती है, इसी को बोलते हैं, क्या चीज़ बोलते हैं दोस्तों, पता होगा, टेंजेंट बोलते हैं, जिसको स्पर्श रेखा। अगर एक लाइन बीच के बीच से पास करते, इसको बोलते हैं एस्केंट, छेदक रेखा। ये सब ऑब्जेक्टिव पूछी जाती है। कोई इसमें वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, क्षेत्रफल पता ही होगा, पायर स्क्वायर होता है, परिधि 2 पायर होता है। इसके बेसिक क्वेश्चन पूछी जाती है। एक मतलब कोई भी मतलब गाड़ी की अगर व्हील है, चक्का है, तो वो अगर इतना ट्रेवल कर रहा है तो उसका त्रिज्या है तो कितना टाइम्स करेगा, ये सब क्वेश्चन होती है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन से होता है, पता ही होगा। इसमें जितना सारा होता है, घन, घनाभ, गोला हो गया, बेलन हो गया, उससे क्वेश्चन रहती है। उस सबका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि घन का क्या फॉर्मूला होता है, घनाभ का क्या फॉर्मूला होता है, बेलन का क्या होता है, तो ये सब पता होना चाहिए। फिर वही जो आप पढ़े थे वृत्त में जैसे बनाते थे क्वेश्चन, ऐसे ही इस सारे क्वेश्चन को आप इजीली बना लीजिएगा। सबका आयतन का फॉर्मूला, आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होना चाहिए, सबका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पता होना चाहिए, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पता होना चाहिए। जैसे घन, घनाभ का विकर्ण, उसी बेस्ड क्वेश्चन होता है। और एक चैप्टर आपका है सांख्यिकी, और सबसे आसान चैप्टर जो कि आप क्लास 6 से ही सांख्यिकी डाटा वाला पढ़ते होंगे, और प्रायिकता आप क्लास 8 से स्टार्ट होता है, ये भी पढ़ते होंगे। तो सांख्यिकी में जो है आपको
कोई भी निकालना होता है कि जैसे मान लीजिए माध्य, माध्यिका, बहुलक, देखते होंगे 5 नंबर में पूछ देता है कोई भी चीज़ का, जैसे बहुलक बताइए, जो फॉर्मूला पढ़े होंगे बहुलक का F0 वाला वो वाला, और माध्य, माध्यिका जो पढ़े होंगे वो चीज़। तो सांख्यिकी भी बहुत अच्छा चैप्टर है। माध्य, माध्यिका जैसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है 2 3 4, प्रथम पाँच संख्याओं का माध्य ज्ञात करें, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करें, फिर प्रायिकता सबसे, जो कि आप 2 से 3 घंटा में कवर कर लीजिएगा प्रायिकता अगर अच्छे से रिवीजन करिएगा, जिसमें एक ही फॉर्मूला होता है PE = NE/NS। तो इससे भी पढ़े होंगे जो PE क्या होता है, कोई चीज़ को अगर हम निकाल रहे हैं प्रायिकता इवेंट का, यानी जो नंबर ऑफ जो इवेंट्स दिया गया है, जो चीज़ हमें आउटकम्स चाहिए और टोटल से सम है वो लगाते हैं NE/NS के फॉर्मूला से। और एक आप रिलेशन पढ़े होंगे कि जो कोई भी प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी यानी इवेंट, और जो पॉसिबल इवेंट नहीं है, मतलब PE + PE0 दोनों को ऐड करते हैं तो हमको कितना मिलता है 1। ये समझिएगा कैसे। जैसे मान लीजिए कोई सिक्का को हम उछालते हैं तो हेड आने की क्या होती है प्रायिकता 1/2, और हेड नहीं आने की प्रायिकता वो भी कितनी होती है 1/2। यानी हेड आने की प्रायिकता 1/2 और हेड नहीं आने की प्रायिकता 1/2। अगर इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपको एक ही मिलेगा, इसलिए किसी घटना की प्रायिकता और नहीं आने की प्रायिकता दोनों का ऐड 1 होता है। और जो मैथ्स में बात करें तो आप ये जितने सारे टॉपिक्स देखे होंगे, इस सारे टॉपिक्स पे हम MCQ आपको करवाएंगे। MCQ करवाने के बाद जितने सारे आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा वो भी हम करवाएंगे। उसके बाद 5 मार्क्स का जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी करवाएंगे, क्योंकि आपको सारा चीज़ पढ़ना नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पढ़िए और कंटिन्यू 8 से 10 आवर्स पर डे पढ़िए। अगर फर्स्ट डे आपको पता है कि मैथ का एग्ज़ाम है फर्स्ट ही डे, इस बार से, पिछली बार तो ऐसा नहीं था, इस बार आपको फर्स्ट डे मैथ का एग्ज़ाम करवा दिया गया कंडक्ट। तो आप सबसे पहले, अगर आपका मैथ का एग्ज़ाम अगर अच्छा नहीं जाता है तो आपका सारे एग्ज़ाम में अच्छा नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा देने में। इसलिए मैथ्स थोड़ा अच्छे से पढ़िए और मैथ्स का एग्ज़ाम अच्छे से दीजिएगा। और इसमें जितने सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं उसको अच्छे से मतलब डिस्क्राइब करके, समझा करके, जितने शॉर्ट मेथड्स हो सके हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे। और 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पिछले साल जैसे 2020 और 21 में पूछे गए, वो थोड़ा ज़्यादा बनाइएगा, वो आने की चांस रहेगा। और मॉडल पेपर का भी सॉल्यूशन हम करवाएंगे, जो बिहार बोर्ड द्वारा 5 सेट डाले गए हैं, उसका भी जितने सारे क्वेश्चन हैं। और इस चैनल से आप जुड़े रहें, आपको जैसे ही समय नज़दीक आते जाएगी अच्छे से गाइडेंस मिलेगी। और नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो दूसरे सब्जेक्ट पे होगा कि साइंस में आपको क्या पढ़ना है, फिर सोशल साइंस का होगा, फिर संस्कृत वाले स्टूडेंट के लिए, मैथिली वाले के लिए, और हिंदी वाले के लिए। तो आशा करते होंगे आप, पहले तो थैंक यू सो मच, आप मेरे चैनल पे उतना देर विजिट किए, सारा वीडियो देखें, कुछ समझ में आए होंगे, कुछ यहाँ से समझे होंगे कि कैसे पढ़ना है, नहीं समझना होगा। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको भी बताएं कि कैसे क्या करना नहीं करना। और सबसे पहली बात, आपको टेंशन नहीं लेना है, प्रेशर नहीं लेना है, फ्री होके पढ़ना है, एकदम फ्री होके, और अच्छे रिजल्ट्स ला करके अपने पेरेंट्स को खुश करना है, वो भी आप आगे आपके लिए बहुत ही अच्छा करे, आगे मतलब प्राइज़ दे, सरप्राइज़ दे, अपने जिस टीचर के पास पढ़ते हैं वो भी आपको मतलब गर्व करे। जो अभी जितने सारे फेस्टिवल आ रहे हैं उस सारे फेस्टिवल को मनाना छोड़ दीजिए। जैसे आ रहे हैं आपको मकर संक्रांति आ रहे हैं, सरस्वती पूजा आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़, इसमें संलग्न होइए, बट उतना मत होइए कि आपका एग्ज़ाम है 14 फरवरी से। एग्ज़ाम के बाद फिर से आपको नए साल के लिए आएंगे, फिर से सरस्वती पूजा आएंगे, फिर से सारे चीज़ होगा सेलिब्रेट। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग मन लगा करके पढ़िएगा। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माई चैनल्स। और अपने घर पे अच्छे से अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा।